नमस्कार साथियों, हाल फिलहाल में रोहतक पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल में हूँ और मेरे साथ पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल के जो जिम्मेदारी लेने वाले डॉक्टर हैं, सीधी भाषा में बताऊंगा, वो सारे मेरे साथ हैं। सबसे पहले मेरे साथ डॉक्टर विजेंद्र हैं। मामला बाहर आपने पहली वीडियो में देखा होगा, जो अजायब गांव का राजकुमार जो है उसका ये केस है। उसका परिवार बाहर खड़ा हुआ है। बाहर खड़ा होकर वो अपनी पूरी गांव की जो तादाद लेके वहाँ खड़ा है, वो डॉक्टरों का विरोध कर रहे हैं कि इनकी वजह से, इनकी अनदेखी की वजह से, इनकी लापरवाही की वजह से, डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उनके पिताजी का जो है वो दिमाग की नस फट गई है और अब वो अंतिम सांसें लेने लग रहा है। डॉक्टर साहब, पहले तो सबको नमस्ते। राम राम। नमस्कार सर, इस केस को थोड़ा सा खोल के रखो। देखिए, ये केस है जिसमें कि पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम, जो हिस्ट्री के हिसाब से हार्ट की प्रॉब्लम थी, उन्होंने इसको पीछे जुलाई में दिल्ली पे उसका स्टंटिंग कराई है। ठीक है, जो परिवार वाले हैं उनकी जो हिस्ट्री दी है उन्होंने, उसके हिसाब से इसको 2 स्टंट डाले हैं। और स्टंट के बाद ये जो खून पतला करने की जो दवाई जो डालते हैं पेशेंट्स को, वो डाली गई है। और उसके बाद क्योंकि इनको लंबे टाइम से शुगर की, बीपी की बीमारी रही है, और उस टाइम भी जो उन्होंने स्टंट डाले उस टाइम भी इनकी जो है ना सिंगल किडनी है, और उसमें जो क्रेटिनिन था उनका ज़्यादा था। लेकिन जब भी स्टंटिंग कोई होती है तो नेचुरली जो किडनी होती है उसकी और ज़्यादा उसको डैमेज होने के चांसेस होते हैं, जो कि इनकी बाहर दिल्ली में हुई है परिवारों वालों ने जैसे कि बताया है हिस्ट्री में। ठीक है जी। उसके बाद ये पेशेंट हमारे पास 14 तारीख को आता है इमरजेंसी में, और 14 तारीख को इसको सांस में दिक्कत की वजह से लाया जाता है। 14 तारीख को जब हम टेस्ट करते हैं तो इनका हार्ट 25% काम कर रहा होता है, दोनों साइड छाती में पानी होता है, और इसका जो क्रेटिनिन होता है, किडनी काफ़ी हद तक काम नहीं कर रही, और क्रेटिनिन 6 से ऊपर होता है। तो इन इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए, पेशेंट्स की हालत को देखते हुए हमें डायलिसिस करनी होती है। हमने उस टाइम पे इनको 14 से 18 तक ये एडमिट रहे थे, 2 बार डायलिसिस की थी, ब्लड दिया था। उस टाइम पे पेशेंट ठीक हो गया था और हमने इनको डिस्चार्ज कर दिया था, और इनको ये बोल दिया था कि आप 21 तारीख को वापस इनको दिखाने लाओगे। अगर आगे इनकी किडनी नहीं इम्प्रूव हुई तो आगे इनको हो सकता है कि डायलिसिस लंबे टाइम तक रहे, हो सकता है लाइफ लॉन्ग रहे, जब तक जो है ना पेशेंट की डायलिसिस चलती रहती है कई बार इनकी। तो ये 21 तारीख को लेके आए हैं हमारे पास ओपीडी में। उस टाइम हमने कहा कि इन्होंने बताया कि जी पेशेंट की जो हालत है वो थोड़ी सी ठीक नहीं हो रही, इम्प्रूव नहीं हो रही इसकी, और पेशेंट को हिक्कप थे उस टाइम पे। तो हमने कहा कि दोबारा एक बार टेस्ट करते हैं कि जो इसकी किडनी का फंक्शन है वो कुछ इम्प्रूव हुआ है कि ये और काम नहीं कर रही है। तो हमने जैसे टेस्ट किया उसमें सोडियम भी इनको 117 के आसपास था, और क्रेटिनिन इनका 7 से ऊपर था। तो हमने कहा कि अब इस सिचुएशन में तो इसकी डायलिसिस लगता है लंबे टाइम तक चलेगी, तो डायलिसिस के लिए हमने इसको दोबारा से एडमिट कर लिया हमने। और उसके टाइम पे हमने सोडियम के लिए जो ट्रीटमेंट बनता है वो, और डायलिसिस की। डायलिसिस करने के बाद इस पेशेंट को ऑब्जर्वेशन के लिए वहाँ रखा गया था, क्योंकि आईसीयू में हमने रख के इसकी डायलिसिस की थी। तो रात को 10 बजे के आसपास जो पेशेंट है, वो इसने बताया था कि 3 दिन से इन्होंने लेटरिन पास नहीं की, तो अनियमित देने के बाद वो रात को 10 बजे पेशेंट को लेटरिन के लिए वो जिद कर रहा था कि मैं बाथरूम में जाऊंगा। तो हमने कहा कि अभी आपकी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि बाथरूम में जाकर करो, हम यहीं पे कमर्ट चेयर लगवा देते उसमें कर लें। लेकिन वो मान नहीं रहा था। पिछली बार भी जब 14 से 18 जब वो एडमिट हुआ तो तब भी वो कह रहा था कि मैं वहीं जाऊँगा बाथरूम में, और हमने अपने जो वहाँ पे जो स्टाफ होता है उसको ले जाके करवाई थी। मैं 10 बजे वहीं आया था, और 10 बजे मैंने कहा था कोई बात नहीं, आप 2-3 बंदे जाओ, ये नहीं करेगा यहाँ बेड पे इधर या कमर्ड चेयर पे नहीं करेगा, तो आप इनको वहाँ पे टॉयलेट करवा के लाओ। और मैंने कहा, बोला जी खाना भी ये हमारे से नहीं ले रहा है, और बार बार जिद कर रहा है कि ये मुझे दुखी कर रही है, ये जो इसको लाइन जो डायलिसिस वाली डली हुई है इसको बार बार छेड़ रहा है, निकालने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा इनके लड़के को फ़ोन करवा दो, खाना वगैरह भी इसको खिला जाए, तो और इसको समझा जाए थोड़ा सा कि भाई कोई बात नहीं, इसको मत छेड़ो। तो सिक्योरिटी गार्ड ने फ़ोन किया है, और उसने कहा कि जी, उसने कहा कि खाना वाना आप लोग ही खिला लो, मैं तो अभी नहीं आ सकता। उसके बाद पेशेंट, क्योंकि वो बार बार जिद कर रहा था कि मैं इसको, ये मेरे चुभ रही है, मैं इसको नहीं निकालूंगा, इसको रखूंगा नहीं। तो ऊपर आईसीयू में क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट का अटेंडेंट आ जाता है तो हम नेचुरली उनसे पूछ के उसको हम रिस्टेन करते हैं। उसका मतलब होता है कि वो हाथ उसको बार बार वहाँ ना जाए, तो हम उसको हाथ उसको पट्टी से, एक लूज सी पट्टी होती है उससे अटका देते हैं, ताकि वो बार बार उसको निकाल के अपने आप को नुकसान ना कर ले वो। तो वो कर दी। उसके बाद जो है ना वो पेशेंट
सुबह 6 बजे तक ये नोट उसके डले हुए हैं। जैसे उसकी कंडीशन जिस हिसाब की लो चल रही थी वो सेम चल रही थी, और जो भी उसका ट्रीटमेंट था वो सारा सब कुछ सही चला है। उसके बाद जो हमारे नेचुरली जो मॉर्निंग स्टाफ जो दोबारा से 8 बजे का होता है नोट्स आता है, उसका जीसीएस डिप कर गया था। तो जीसीएस वो नहीं था। जीसीएस का मतलब होता है कि पेशेंट का जो कॉन्शियस लेवल होता है वो उतना नहीं था। तो हमने ये सोच, हमारे दिमाग में आता है कि जीसीएस जब डिप करता है तो हो सकता है कि ब्रेन में कोई नस फटी हो या कोई नस ब्लॉक हुई हो। तो हमने एमआरआई प्लान की, और हमारे उसकी जो है ना 9 बजे के आसपास हमने उसकी एमआरआई के लिए उसको ले गए। और एमआरआई जब हुई तो हमने देखा कि उसकी ब्लीडिंग है, और काफ़ी ब्लीडिंग है उसको। और ब्लीडिंग जब, क्योंकि दो इस पेशेंट को खून पतला करने की दवाई दिल्ली से चल रही थी, और जब इस तरह का मरीज जिसको दो खून पतला करने की दवाई चली हुई होती है, और जिनको साथ में शुगर भी होती है, और जिसको इवन वहाँ से ही उसको जो इसके दोनों पैर हैं, पैरों की जो नसें हैं वो भी ब्लॉकेज थी, और वहाँ से उसकी भी वो साथ में प्लेटलेट के साथ साथ वो भी दवाई उसकी दिल्ली से चली हुई थी, जो कि हमने यूं की वो कंटिन्यू रखी, क्योंकि उन दवाई को कोई रोक नहीं सकता, ना उसको रोकना चाहिए। एटलीस्ट साल से 6 महीने उनको नहीं रोकते, क्योंकि अगर रोकोगे तो वो जो क्लॉट डला है वो ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। इसलिए वो विद द टाइम ही जो है ना कम होती है। तो उसके बाद जो है ना, क्योंकि इतनी प्लेटलेट की दवाई चलती है और इस तरह के पेशेंट में रिस्क काफ़ी होता है ब्लीडिंग का, तो ब्लीडिंग अगर हो जाती है तो डिफ्यूज होती है, और बहुत शॉर्ट टाइम में इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पेशेंट की हालत ख़राब हो जाती है। तो हमने बताया उसको कि देखो ब्लीडिंग हो गई है, काफ़ी हो गई है। हमने अपने न्यूरोसर्जन से कंसल्ट किया, तो न्यूरोसर्जन ने कहा कि जिसकी खून पतला करने की दवाई चल रही हो, इतना ज़्यादा ब्लीडिंग है, उन पेशेंट्स में ऑपरेशन करना कोई ज़्यादा आउटकम में कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होएगा उससे, और इसलिए अभी इसको सिर्फ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे ही रखो। उससे अगर कुछ फ़ायदा हो जाए तो देखते हैं, अदरवाइज ऑपरेट करने का ज़्यादा औचित्य नहीं बनता। इन्होंने हमारे से रिपोर्ट ली, हमने अर्जेंटीन को सारी रिपोर्ट दे दी। इन्होंने कई सारे बाहर पे डॉक्टरों से बात की कि कोई ऑपरेशन कर दे या कोई कुछ और इलाज कर दे, तो किसी ने भी, इन्होंने बताया कि हमने सब जगह बात कर ली, सब कहते हैं कि अभी इसमें ऑपरेशन वगैरह ऐसा कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना हम करेंगे। तो फिर हमने जैसे भी जो भी मैनेजमेंट, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट बोलते हैं, इसमें जो भी दवाई होती हैं इस तरह के पेशेंट में, वो हमने कंटिन्यू रखी और उसका इलाज कंटिन्यू रखा। बाद में हमने इनको कहा कि देखो ऐसे पेशेंट में जिसकी की जो कॉन्शियस लेवल इतना अच्छा नहीं होता, तो वो जो हमारा एयरवे होता है, मतलब जो सांस लेने की नलकी होती है, उसमें बार बार थूक फंसना या बार बार उसमें ऑक्सीजन की दिक्कत होना, फेफड़े खराब होना, निमोनिया होने के चांसेस होता है, ये होता है। तो उसमें हम इंट्यूबेट करते हैं, ट्यूब डाल देते हैं। उसका मेन फंक्शन ये होता है ताकि पेशेंट का एयरवे पेटेंट रहे, मतलब जो सांस की नलकी है वो ठीक रहे, उसमें कोई बलगम वगैरह ज़्यादा ना फंसे, और अगर फंसे तो उसको साफ कर सकें। तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता आपको क्या करना है, ना तो हम इसको वेंटिलेटर के लिए कोई कुछ भी लिख के नहीं देंगे, हम इसकी वेंटिलेटर के लिए आपने डालना है कि नहीं डालना, आप देखो आपने क्या करना है। तो अल्टीमेटली उनका कोई डिसीजन नहीं हुआ है। नाइट के टाइम पे जैसे ही उसकी सेचुरेशन फॉल की और पेशेंट के यहाँ से भी एक क्लोट बाहर आया रात को, तो क्योंकि यहाँ इधर मुंह में से क्लोट आएगा तो नेचुरली सांस की नली को वो ब्लॉक करेगा। तो उस टाइम पे तो क्लोट उन्होंने साफ करके, और नेचुरली जो रात को जो डॉक्टर था उन्होंने फिर उससे पूछा कि भाई ये है ना, इसको इंटूबेट कर दें कि नहीं कर दें। उस टाइम भी उनका यही था कि मैं लिख के कुछ नहीं दूंगा, हाँ या ना, आप देखो इसमें क्या करना है। तो ऐसे केस में एक मेडिकल उसके हिसाब से ये होता है कि वहाँ जो इमरजेंसी डॉक्टर होता है उसको डिसीजन लेना होता है कि क्या करना है। तो जो इमरजेंसी में उस टाइम जो हमारा कंसल्टेंट था उसने लिया कि जो सांस की नलकी है उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, अदरवाइज वो सांस की नलकी में जो है ना फंस जाएगा क्लोट, या फिर उसका बलगम या थूक, और पेशेंट को निमोनिया हो जाएगा और एकदम से कोलैप्स कर जाएगा। तो उसने ये सब कुछ पेशेंट के हित में देखते हुए उसने इंटूबेट कर दिया। अभी उनको डिमांड ये है, कल भी वो कह रहे थे कि जी हम तो इसको डलवाना नहीं चाहते थे, आप लोगों ने क्यों डाल दिया। हमने कहा भाई, हमने जब कहा कि आप नहीं डलवाना चाहते उस टाइम पे, तो आप लिख के दे दो कम से कम। हम ये मेडिकली जो हमारी फॉर्मेलिटीज होती हैं कि भी अगर कोई नहीं डलवाना चाहता किसी मरीज को तो हम नहीं डाल सकते उसको, लेकिन उसके लिए लिख के देना पड़ेगा आपको। वर्बली आप ऐसे बोलो उसका कोई मतलब नहीं कि आप करो जो करना है, उसका मतलब ना ये बनता कि ना डालो, ना ये कि हाँ डाल। तो उन्होंने लिखने से कुछ भी कमेंट नहीं दिया था उस टाइम तक, लेकिन वो कल कह रहे हैं कि हम लिख के दे रहे हैं कि आप इसको हटा दो। अब परिजन कहते हैं हम लिख के दे रहे हैं इसको हटा दो, और कल उसके लड़के ने वो लिख के भी दे दिया कि जी इसको हटा दो, हम नहीं रखना चाहते। अब मेडिको लीगली अगर हम इस चीज़ों को सोचें, और जो रूल है
एज पर रूल अगर किसी पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाल दिया तो उसको तभी हटाया जा सकता है जब एक बोर्ड होता है, जो कि वो सब कंसल्टेंट का एक बोर्ड होता है, वो सब डिसाइड करें कि ये ब्रेन डेड है, इसका प्रोग्नोसिस बिल्कुल पुअर है, इसका आगे कुछ ज़्यादा कुछ आउटकम नहीं है। वो बोर्ड अगर डिसाइड करके लिख के देता है तब ये चीज़ें हो सकती हैं। अदरवाइज क्या होता है, अगर पेशेंट उसको चाहते हैं कि नहीं हम इसका इलाज नहीं करवाना चाहते, हम इसको हटवाना चाहते हैं, तो उस केस में होता है कि वो पेशेंट उस अटेंडेंट जो है उसके घर वाले हैं उस पेशेंट को उस पर ले जा सकते हैं, छुट्टी करवा के ले जा सकते हैं यहाँ से, या किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं। ये वो उनकी मर्जी होती है। इसके बीच में कई सारी बातें हुई जी जो फैमिली वालों ने जो जी उनके बेटे दीपक ने जो बोला, मैं थोड़ा सा वहां जाऊंगा। आपकी और उनकी दोनों की बातें कई जगह मैच नहीं हो रही। उन्होंने बोला कि आपने शाम को बोला था कि भाई सुबह हम इनको डिस्चार्ज कर देंगे, आप सुबह ले जाना। आपने उसको घर जाने के लिए बोला कि भाई आप दास को यहाँ कोई ज़रूरत नहीं होती। वो आप लोगों का वैसे भी होता है, क्योंकि आप लोग फैमिली को तो साथ में किसी एक को भी रहने ही नहीं देते। आईसीयू वगैरह में तो बिल्कुल नहीं रहने देते। क्लियर है ना ये? बिल्कुल आईसीयू में साथ में अटेंडेंट नहीं होता, लेकिन जब भी जरूरत होती है हम आईसीयू में हमारा जो भी होता है उसको फ़ोन करवाते हैं। जब भी कोई भी ज़रूरत पड़ती है हमें अटेंडेंट की, हम फ़ोन करते हैं, आप आ जाइए। जब डायलिसिस का क्या होता है? डायलिसिस में आपने बताया हुआ डायलिसिस करेंगे। डायलिसिस में ये रात तक उनकी 9 बजे तक शायद डायलिसिस चली थी। उसके बाद आपने उसको बोला बिल्कुल ओके है। वो अपने पिताजी से बात करके आया, वो अच्छे से बोल चाल रहा था, ठीक था। वो करे मेरे को कोई दर्द नहीं है। आप लोगों ने उसको घर भेज दिया। वहाँ से 10 मिनट दूर वो घर के लिए गया। उसने बोला मेरे पास कॉल आई कि आपके फादर साहब खाना नहीं खा रहे, खाना मांग रहे हैं। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप खाना दे दो। लेकिन उन्होंने उसको कोई खाना नहीं दिया। उसके बाद वो इस दौरान बोल रहा है कि भाई मैं जब सुबह जब आया, मैंने आके देखा जैसे आपने बताया भाई उनके फादर के वो नॉर्मल बातें हैं। मैंने भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में भाई बहुत सारे जो मरीज होते हैं उनके हाथ बंधे होते हैं, कई कारण होते हैं उसके। वो आपने बांधा, उसका कोई इशू नहीं। लेकिन उसने बीच में बोला कि भाई जब हमारे पिताजी की नस फटी, आप लोगों को नहीं पता कब फटी, आप लोगों ने पूरी रात उसको नहीं संभाला, आपने उसके हाथ बांध दिए। वीडियोज में वो पैर मारता दिखाई देने लग रहा है, उनके पास इस चीज़ के प्रूफ्स हैं। आप लोगों ने पूरी रात जो लापरवाही करी उसका जवाब कौन देगा? जो पूरी रात वो अकेला पड़ा रहा, उसने आके सुबह आके देखा कि उनके फादर को वो बोलने की कोशिश करी कि पिताजी उठो, तो उसने किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। जब डॉक्टर को बुलाया तब डॉक्टर ने भी आके उसके हिला डुला के देखा, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तब जाके आगे जो आपने मेडिकल को जो अपनी कार्रवाई करी वो करी। उसके बाद जो आपने उनकी रिपोर्ट्स वगैरह देखी हैं, जो जांचें करी हैं, उसके बाद आप लोगों ने बताया भाई इसकी तो ब्रेन हेमरेज या कुछ भी जो क्लोट हो गए हैं आपकी लैंग्वेज में, वो हो गए हैं। अगर अदरवाइज वो नहीं आता, वो 11 बजे आता, तो आप लोग 11 बजे तक वो उस पेशेंट को ऐसे ही पड़ा रहने देते? आप लोगों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? सर प्लीज। मैं इसका जवाब देता हूँ सर। ये मरीज जो इस बार जो भर्ती हुआ, इस बार जो पुरानी हिस्ट्री है वो तो है ही साथ में कि ये ब्लड थिनर्स वगैरह वो ले रहे थे, अपना जो ट्रीटमेंट था कार्डियक के लिए वो चल रहा था। इस बार जो ये भर्ती हुए थे, इस बार ये रिकरेंट हिकअप्स करके आए थे और रूटीन इन्वेस्टिगेशन में था, तो उसमें यूरिया था इनका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, 188 इनका यूरिया आया। तो रीनल फेलियर के साथ एक ये भी आता है कि भाई जिनका यूरिया बड़ा होता है, एक यूरिमिक कोएगुलोपैथी भी होती है, तो ऑलरेडी वो ब्लीडिंग की प्रोपेंसिटी को बढ़ाती है ये चीज़ें। यही सोच के हमने डायलिसिस का प्लान किया। तो इनिशियल तो यही था कि भाई हाँ हम डायलिसिस करेंगे, और आपने सही बोला कि डायलिसिस ठीक रहेगा तो हम मॉर्निंग में डिस्चार्ज कर देंगे, जो इनके सिम्टम्स हैं वो ठीक है। पर इनके रिकरेंट हिकअप्स वगैरह चल रहे थे, ये वैसे ही इनटेक नहीं ले पा रहे थे। जब रात को आप लोगों ने देखा, आपकी बात ऊपर कर रहा हूँ सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर सुधीर है। डॉक्टर साहब, जब आप लोगों ने, आपको पता लग गया कि भाई इस मरीज की जो सिचुएशन है वो काफी खराब हो चुकी है, वो स्थिति बिल्कुल नाजुक है, आपने क्यों नहीं परिवार को बताया? मैं बताता हूँ सर। तो ये स्थिति नाजुक का तब तक नहीं था। जो हम देख रहे थे, जो हम एनालाइज करते हैं, वो जीसीएस स्कोर से रहता है। जो इनके थे रात में, इनका बीपी बढ़ा, किडनी फेलियर वाले मरीजों में बीपी जो है वो 200 के करीब आप लोगों की रिपोर्ट्स में लिख रखा है।
जो फाइल है ना उनकी, मरीज की जो फाइल है उसमें 180, 190, 200 लिख रखा है। 180 170 के अराउंड इनका बीपी चल रहा था रात में। उसके लिए हमने ट्रीटमेंट शुरू दिया हमने जो दवाई आती है एंटी हाइपरटेंसिव, इनको पहले एक गोली दी गई, फिर दूसरी दी गई, उसके बाद फिर इंजेक्टेबल जो इंजेक्शन चलता है एंटीजी वो भी चलाया गया बीपी कंट्रोल करने के लिए। तो रही बात कि भाई तब नस फट गई, जो नस फटती है या ब्रेन में कुछ होता है उसका एनालिसिस करते हैं हम जीसीएस स्कोर, जो कि कॉन्शियसनेस का ये स्कोर नस होता है कितने बजे हमारा। फटी? सर ये ऐसे नहीं बता सकते, मैं आपको सुनो ये तो जो जीसीएस है हमारा वो सवेरे 6 बजे तक वो नॉर्मल ही था। सुबह हम 2 घंटे में, हर 2 घंटे में हमारी मॉनिटरिंग होती है जीसीएस को। लेकिन वीडियो जो आपका सीसीटीवी फुटेज जो बता रहा है जी। उसमें कह रहा है कि 7 से 8 घंटे किसी ने उसको देखा ही नहीं। इस बात के लिए भी मैं कह देता हूँ, जो वीडियो है उसमें हमने उनको भी बताने की कोशिश करी, हमने दिखाने की कोशिश करी, फिर हमने खुद भी एनालाइज की। जो टाइम लाइन पे उन्होंने वीडियो ले रखी है 9 बजे से लेके 4 बजे तक की, 4 बजे के बाद हमारी मॉर्निंग रूटीन केयर शुरू हो जाती है। तो उसमें ये रहता है कि मरीज के साथ स्टाफ भी आता है और जो जीडी वगैरह होते हैं उसमें क्लीनिंग होती है, उनकी स्पंजिंग होती है, बाथिंग होती है, और जो भी रूटीन केयर होती है वो करते रहते हैं। तो वो 2-3 लोग होते हैं, कर्टेन में होती है वो। तो उससे पहले की 9 बजे से 4 बजे तक की जो भी हमारी थी, हमने उन्हें भी ये देने की कोशिश करी। ये हमने पॉइंट टाइम लाइन निकाले, 2 टाइम लाइन्स हैं ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, जिसमें मरीज के पास या मॉनिटर करने के लिए स्टाफ था या डॉक्टर था, इनमें दोनों ही। ये बात आपकी मान ली जाएगी। ये तो वो जो सीसीटीवी फुटेज जो हैं वो आपके पास अब भी होंगे। जी जी, वो तो कोई बात नहीं, वो तो उनसे मैच प्रूफ के लिए हैं, वो आपके पास भी उनके पास भी, वो अगर जो सही होगा देखा जाएगा। लेकिन किंतु परंतु सुबह 7 बजे जब वो दीपक यहाँ आया, इस मरीज का जो बेटा है वो सुबह 7 बजे आया अपने फादर के पास है, तो आप लोगों को तो 7 बजे क्लियर पता था कि इनकी सिचुएशन क्या है। नहीं भाई उनके ब्रेन में जो चल रहा है आप लोगों को तो पता था। अगर आपको पता था तो मिलने क्यों नहीं दिया आपने? 9 बजे तक उसको बाहर वेट कराया, बैठाया, जैसे ही और इनका उसको बताया जीसीएस नहीं। फॉल हुआ है, जैसे ही इनका जीसीएस फॉल हुआ है, हमने एमआरआई प्लान कर लिया था। और एमआरआई में ऐसे रहता है, थोड़ा लंबे समय के लिए चलता है एमआरआई। तो एमआरआई हमने किया, उसके बाद इन्हें टोटली बता दिया गया जैसा भी था। 7 बजे वो बोल रहा है जब मैं 7 बजे यहाँ आया तो उनको क्या बोला गया कि बस स्टाफ चेंज होता है, हमारा रूटीन होता होगा आप लोगों का कोई, ऐसे उनको बोला कि रूटीन के बाद ही जो दूसरा स्टाफ अब जो मॉर्निंग वाला आएगा आप उसके बाद में अंदर जाओगे, आपके फादर को मिलोगे, वो ठीक है। लेकिन जब उसने जाकर देखा तो सिचुएशन इतनी खराब थी सर, उसने ये कहा कि मेरे को तो बताया ही नहीं। जब तक अगर आप लोगों को 7 बजे तक ये नहीं पता कि भाई मरीज की स्थिति क्या है तो आप लोगों की 100% लापरवाही है। और अगर आप लोगों ने बेरा था और आपने फिर भी उसने नहीं बताया तो भी आप लोगों की लापरवाही है। नहीं, जैसे ही उनका जीसीएस कम हुआ है, हमने तुरंत ही अपना जो प्रोटोकॉल होता है उसके हिसाब से हमने अपने कदम उठाने शुरू किए। किसी भी मतलब मरीज की डेथ हो जाती है, यहाँ तो रोज होती होंगी, हॉस्पिटल तो ऐसे होते हैं भाई, कोई मरिया हुआ है, कोई आके मर जावा है, क्या आप लोग उस सिचुएशन में उसका जो परिवार है उसको वो सारी स्थिति नहीं समझाते कि भाई डेथ होगी है या? और जैसे ही हमने एनालाइज किया, ये बोल रहे हैं, हमने इनको बताया भी है जो भी था। क्या बताया ये इसमें भी मैं बताऊंगा आप लोगों ने क्या बताया। आपने बताया कि भाई एमआरआई हमने कर ली है, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, ये बहुत गंभीर हालत में है और इनका बचना नामुमकिन है। मतलब जैसे डॉक्टर साहब विजेंद्र जी ने बताया कि उन्होंने बाहर भी दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया, जो चीज़ें सिरे नहीं चढ़ी, कोई भी ऑपरेशन करने के लिए रेडी नहीं था। तब आप लोगों ने ये कहा कि इसको ले जाओ आप लोग। नहीं, ले जाने का ऐसे नहीं था। जो हमारे न्यूरोसर्जन थे, जैसे ब्रेन में हेमरेज होगी, हमने न्यूरोसर्जरी वालों को दिखाया। न्यूरोसर्जन है जो हमारे, उन्होंने एडवाइस किया कि देखो यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। उन्होंने एडवाइस किया कि हायर सेंटर पे जो हमसे भी बड़े हॉस्पिटल हैं दिल्ली गुड़गांव, मतलब आप सोच रहे हो वहाँ पे जाके अगर कुछ ऑप्शन हो तो वहाँ पे जाके एक्सप्लोर कर। यहाँ भी मेरा सवाल है पर्सनली एज ए न्यूज एंकर, क्योंकि हम भी कल न मेरा कुछ हो जाओ, मेरी फैमिली का या किसी का भी कुछ हो जाओ, तो हम भी सोच रहे हैं भाग के जाओ, पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल बहुत बड़ा, तो आप लोगों के पास वो फैसिलिटी नहीं है? नहीं, फैसिलिटी की नहीं होती सर। देखिए, हर एक का एक लेवल होता है अपना अपना। उसमें ये है कि रेफरल फॉर हायर सेंटर फॉर फर्दर ओपिनियन, उसमें ये रहता है कि भाई आप ऊपर के और सेंटर्स पे जाके देख सकते हैं, हम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा ये सर्जरी, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरी हो जाएगी, ऑलरेडी ब्लड थिनर्स पे हैं इसमें, और
लार्ज ब्लीड, वैसे पॉसिबल थी वो सर्जरी कहीं ना कहीं किसी? सर देखो, ये तो न्यूरो सर्जरी बता सकता है। आप अब वाले जो कोई- न्यूरो के जो डॉक्टर हैं हाँ, उन्होंने क्या सलाह दी? उन्होंने मना किया, उनकी बात बता रहा हूँ मैं, उन्होंने यही कहा कि भाई ये ये कॉम्प्लेक्स possible नहीं है। सर्जरी है और हाँ यहाँ पे मेरे से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये था, उसके लिए इस दौरान मेरी वो बात का जवाब आपने अभी नहीं दिया कि सुबह 7 बजे जब दीपक यहाँ आया तो उनके फादर की जो सिचुएशन थी आप लोगों ने क्यों नहीं बताई? और आपको पता था तो, या फिर आपको पता ही नहीं था? नहीं सर देखो, हमारे पास टू अर्ली ये रहता है, 7 बजे का कुछ ऐसे कह नहीं सकते। 2 अर्ली हमारा जीसीएस मॉनिटर होता है, तो उसमें हर 2 घंटे पे रहता है, 6, 8, 10, 12, तो 6 बजे तक हमारा वो ठीक था। उसके बाद जब ओवर चलता है, जो वो बोले कि 2 स्टाफ ओवर लेते हैं कि भाई मॉर्निंग शिफ्ट है, जो उन्होंने भी कहा कि मॉर्निंग शिफ्ट है, तो पेशेंट के पास ऑलरेडी 2-2 स्टाफ रहते हैं और हमेशा जब ओवर लिया जाता है ना तो वो पूरी तरह लिया जाता है, तो उसमें जगा के भी देखा जाता है मरीज का। तो मतलब 7 बजे वाले तो आप वो लोग जग ही कहना रहे चाहते हो होंगे, तब भाई ये। आप लोगों दूसरी की बात, इसमें 1% भी लापरवाही नहीं हुई? दूसरी मैं ये बताता हूँ सर, जो रात को जो बीपी के एपिसोड्स आ रहे थे वो किडनी डिजीज वालों में बहुत कॉमन होते हैं, अक्सर उनका बीपी बढ़ता है, उसके लिए मेडिकली मैनेज होता है। एमआरआई तभी कराया जाता है या जब हमें ब्रेन का लगे, किसी भी जांच को तभी कराया जाता है जब उसको लगे कि भाई उस जांच से कुछ निकलेगा। अगर जगे हुए मरीज का जो कि कॉन्शियस था, पूरा अपने हाथ पैर दिखा हिला रहे थे, अपना जवाब दे रहे थे, जो जीसीएस होता है वो टैपिंग से होता है पहले ना, जैसे अगर चेक करना हो तो हेड एंड पे जाके बाबू जी ठीक है आप, तो अगर वो कह देता है कि हाँ, या आंख खोल के बोल देता है हूँ, रात को भी जैसे रहता है, तो उसमें वो रहता है कि भाई हाँ ठीक है, उसके अलावा और नहीं चेक होता फिर डॉक्टर साहब या इसमें फिर तो वो पेन का रहता है उसके इसमें बाद एक बात तो दूसरे है में। ना, जैसे वो उन्होंने कहा भाई हमारे पास हमारे फादर की रात की वीडियो है जिसमें वो पैर मारने लग रहे हैं। वो मैं बता देता हूँ, देखो कोई भी पेशेंट होगा, नेचुरली पैर सीधा करना, पलटे करवट लेना, वो तो दिखेगा। स्टार्टिंग में जो उन्होंने देखी, क्योंकि इतने घंटे की जो वीडियो है, जो हमारे वाले बंदे ने क्या फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया उसने, तो फास्ट फॉरवर्ड में नेचुरली भी अगर आदमी कोई पैर सीधा करेगा, मोड़ेगा या करवट लेगा, वो ऐसा लगेगा जैसे झटपटा रहा है। बाद में उनको वीडियो वो बड़ी स्लो मोशन में दिखाई है, तो उसमें दिख रहा है उनको कि ये नेचुरल जैसे आदमी कोई पैर मोड़ता है, सीधा करता है या करवट लेता है, वैसा ही है। अजी अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर विजेंद्र से वो मिले थे, जी उनके 4 आदमी आपके पास अंदर आए, आपने बात करी, अब उन्होंने आपसे क्या डिमांड रखी? देखो अभी उनकी सीधी सी है, कल भी उसने शाम में मेरे पास आया, ओपीडी में आया, मेरे से बड़ी, मैं बिल्कुल सीधा बताऊंगा, मेरे से बड़ी शांति से बात करी उसने। मैंने कहा देखो दीपक, मेडिकल साइंस में सब कुछ करते करते भी अब हमारे पेशेंट आते हैं, डायलिसिस पे भी आते हैं, स्टंट करवाने भी आते हैं, डायलिसिस से पहले भी लिखा होता है वो तो consent पर्सनली दुश्मनी थोड़ी थी आपकी? हमारी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं होती। पेशेंट है, डायलिसिस से पहले भी हम पूरी कंसेंट में हम आपको दिखा भी देंगे, उसमें उसके बेटे के साइन भी है, उसमें भी सब लिखा होता है कि दौरान ब्लीडिंग हो सकती है, क्लोटिंग हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, हम सब कंसेंट लेते हैं। और वो नेचुरली वो लिखवाने का मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, डायलिसिस पे और या कोई और प्रोसीजर है, तो ये चीजें होने की पूरी संभावना रहती है। ये एक बात जी जी। ठीक है सर। दूसरी बात आपने क्या पूछी थी अभी? मैं एक बात मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे अब उनका एक और बड़ा सवाल रहा, जी जी अभी जब मैंने उनसे बात करी कि भाई जब उनको सुबह डिस्चार्ज करने की बात थी ना कि आप ठीक ठाक रहा तो आप अपने फादर को ले जाना, तो तब तक के लिए उनका जो बिल था पोजिट्रॉन हॉस्पिटल का वो 13,000 रुपये था, यानी कि डायलिसिस ही थी, नॉर्मल सी बात थी, जी, ज़्यादा कुछ नहीं था। उसके बाद जब ब्रेन में ये सब सिचुएशन हुई है, क्लोटिंग हुई है, ब्लीडिंग अंदर हुई है, तो उसके बाद जब उन्होंने आप लोगों ने कहा कि आप इनको ले जाओ, तो आप लोगों ने ₹1,00,000+ का बिल उनको दे दिया। देखो जी, उसमें आप लोगों ने क्या देखो मैं बताता हूँ बिल के बारे में, जब कोई ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ देखो तो? मैं बताता हूँ बिल के बारे में, कितना बिल किस चीज का जुड़ा है कितना नहीं, वो आप मीडिया को भी मिल जाएगा। पेशेंट की जो दवाई लगी है कि नहीं लगी है, उसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो हुई है कि नहीं हुई है, उनका रेट एज पर, ये हरियाणा गवर्नमेंट का पेशेंट था, एज पर हरियाणा गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट से लगे हैं कि नहीं लगे, वो आपको मीडिया वालों को भी सबको मिल जाएगा, परिवार को यहाँ भी एक इल्जाम उन्होंने लगाया कि अगर मेरे फादर साहब कोई नॉर्मल पेशेंट होते, वो अगर किसी पैनल पे नहीं होते, तो पहले उन्होंने सिंपल ही वार्ड में उनको एडमिट किया था, वहीं उनकी डायलिसिस होने वाली थी, लेकिन जब आप लोगों को पता चल गया कि तो हरियाणा गवर्नमेंट का पैनल से है, तब आप लोग उसको इमरजेंसी पे लेके आए। इसका जवाब मैं बहुत अच्छे से दूंगा। एक नॉर्मल पेशेंट जो एडमिट होता है, यूजुअली उसका जो रेट होता है इश्यू का ज़्यादा होता है, वो 10,000 से 13,000 के आसपास है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बिलिंग वालों को पता। दूसरा, जो हरियाणा गवर्नमेंट के पेशेंट होते हैं
उनका जो रेट होता है वो जो जनरल वार्ड का रेट होता है उससे कोई 1000 रुपये का फर्क होगा, इससे ज़्यादा का कोई फर्क नहीं होता। क्योंकि वो पेशेंट, हमें ये लगा कि इसका सोडियम भी कम है, जो पेशेंट सोडियम कम होता है पेशेंट पूरे, हमें ये लगा कि ये उस हिसाब से थोड़ा सा स्टेबल नहीं है, जिस हिसाब से नॉर्मली पेशेंट आते हैं, चल के आते हैं, डायलिसिस करवाते हैं, चल के चले जाते हैं। डायलिसिस ढीला, हाँ, ढीला पेशेंट है तो उस हिसाब से हम ऐसे पेशेंट को आईसीयू में रख के ही कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत ही हाई रिस्क पेशेंट होते हैं जिनकी दो एंटीप्लेटलेट चली होती हैं, क्योंकि इन पेशेंट्स में मैक्सिमम रिस्क होता है कि कोई ना कोई इवेंट होने के चांसेस होते हैं। तो अगर पेशेंट को आईसीयू के सेटअप में रख के अगर ये करे जाते हैं तो वो पेशेंट्स के हित में होता है, ताकि कोई भी इवेंट होता है तो वो टाइम टू टाइम उसका मैनेज भी हो जाते हैं और उसका टाइम टू टाइम पता भी लगता है, क्योंकि वहाँ पे मॉनिटरिंग चलती रहती है और उसका जो डॉक्टर होता है, हमारे सीनियर कंसल्टेंट होते हैं, वो भी वहाँ पे आईसीयू में अभी पेशेंट की क्या अभी जो इनकी वो डिमांड है उनपे जो ये आए थे, इनके डिमांड एक तो ये है सर कि एक बार सिर्फ एक सवाल है, जी जी, अभी जो मरीज है उसकी क्या स्थिति है? अभी उनको हेमरेज है ब्रेन में, तो उसमें ये रहता है जीवित कि है वो? जीवित है सर, उनकी पुतलियां सुकड़ रही हैं, अभी सांस अपने आप ले रहे हैं, फैमिली का धड़कन यहाँ भी अपने आप एक, चल एक, रहा है, एक, बीपी के लिए कोई दवाई नहीं। यहाँ भी फैमिली का एक इल्जाम है आप लोगों के ऊपर कि लगभग डेथ तो उनकी निश्चित है और वो डॉक्टर्स को भी पता है, लेकिन अब जब हंगामा हो गया, बाहर आ गए, तो आप लोगों ने उनको जानबूझ कर वेंटिलेटर पर लिया है हाँ। ताकि आप लोग उसको जीवित दिखा सको, ताकि और हंगामा ना बढ़े। ये वो बोलने लग रहे हैं सर। ये मैं वेंटिलेटर का बता देता हूँ सर। तो जब इनको हो गई ये लार्ज हेमरेज हो गई, हमारी तरफ से भी न्यूरोसर्जन का कंसल्ट हो गया, हमने इनको वो एक्सप्लेन कर दिया कि भाई न्यूरोसर्जरी हमारे क्या कहते हैं, ये अपनी तरफ से गए हैं, हमने इनको समरी दे दी है, केस की जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह थी वो सब दे दी, ये अपने बाहर अपना जितना भी था इनका रिव्यू वगैरह लेके आए हैं कई जगह पे, जहाँ से भी इनका कंसल्टेशन रहा वो ये जानेंगे। पर उसके बाद फिर उन्होंने यहीं पर ही रखा मरीज को कि भाई हम नहीं ले जा रहे कहीं पे भी, कुछ भी नहीं। दूसरा फिर ये था कि भाई जिनका होश गिर जाता है उनकी एयरवे प्रोटेक्शन के लिए, बोलते हैं टू प्रोटेक्ट द एयरवे प्रोटेक्शन के लिए हम ये ट्यूब डालते हैं। तो इसमें मरीज के साथी जो होते हैं, जो डिसीजन मेकर होता है, उनका रहता है कि भाई हाँ या ना में वे करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं, या वे दूसरे हॉस्पिटल में रिव्यू लेंगे या जो भी है। तो इनको हमने वो पूरा एक्सप्लेन किया कि भाई आप हाँ या ना कर सकते हैं जो भी है। तो इन्होंने बोला नहीं हम कुछ साइन नहीं करेंगे, हम कुछ साइन नहीं करेंगे। और लास्ट में इन्होंने जब हमें लगा कि भाई अब एयरवे कोलैप्स होने की कगार पे है और हमें ज़रूरत है इसको, भाई अगर जान बचानी है तो हमें वो ट्यूब डालनी पड़ेगी, तो इन्होंने वर्बली कहा है कि जो आपको करना है कर लो, साइन में कुछ नहीं करूँगा। तो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट, वो हमें डिसीजन लेना पड़ा मेडिकली कि भाई हाँ ट्यूब डालना ज़्यादा बेहतर है। तो उसके अगर बाद हम नहीं डालते और ये मृत्यु हो जाती तो फिर दोबारा से इन्हें तो खैर चलो शोर। अभी तो वो बोल रहे हैं अब भी फैमिली वाले, इनके एक भाई भी हैं जो मरीज हैं, इनके भाई हैं साथ में और एक और भी थे, उनको मैं अंदर लेके गया हूँ आईसीयू में। जब इन्होंने कहा कि ये तो डेड हैं या मरे हुए हैं, आप मरे हुए को रखे हुए हो, उनको सारा दिखाया, नब्ज दिखाई, मॉनिटर पे दिखाया और वेंटिलेटर हटा के मैं ये भी दिखाया कि इनकी स्वतः सांस भी चल रही है, वे खुद भी सांस ले रहे हैं, वो उन्होंने देखा और उसके बाद चले। अभी क्या सिचुएशन है अभी आप लोगों का, मतलब आप हॉस्पिटल का डिसीजन क्या है? सर अभी तो देखो वेंटिलेटर पे हो गया है, तो वेंटिलेटर पे तो या तो मरीज इतने, ये ट्यूब जो डल जाती है, या तो इतना काबिल हो जाए, इम्प्रूवमेंट हो जाए इतनी कि अपना एयरवे को प्रोटेक्ट कर पाए, तो ये निकल पाते हैं। सर ये तो चांसेस तो ये शायद मेरे ख्याल से न्यूरो सर्जरी ज़्यादा बेटर बता पाएगा, बट हाँ ऑब्वियसली बहुत अच्छे चांसेस तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जो ट्रीटमेंट होता है वो बेटरमेंट के लिए होता है सर। हमेशा कभी भी आप हॉस्पिटल में आते हो, कोई भी हेल्दी आदमी कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता, हमेशा सिक ही होता है और उसके चांसेस के ऊपर ही हम ट्रीट कर रहे होते हैं जितना भी। कई बार ऐसे सिक भी आते हैं जिनके बहुत थोड़े चांसेस होते हैं, उन पे भी उतना ही ट्रीट करना होता है जितना कि बाकी और मरीजों को करना। फैमिली डिमांड कितनी पॉसिबल है पॉजिटिव हॉस्पिटल के लिए? फैमिली सर एक तो इनका ये था कि भाई हॉस्पिटल ने गलती करी है, हॉस्पिटल ने गलती करी है। ये हमने उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि ये हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं है, ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ट्रीटमेंट है जो आपका जो चल रहा था ऑलरेडी, और ऐसा भी नहीं है कि वो हमने चलाया। जो खून पतले करने की दवा है वो तो पहले से देना ही पड़ती है सर, 1.5 महीने से पर कंटिन्यू ले भी रहा था वो। नहीं, पर उसमें ये रहता है कॉम्प्लिकेशन कब होगी ये कोई डिफाइन नहीं कर सकता ना, क्योंकि 1.5 महीने से ले रहे थे, लेकिन 6 महीने बाद भी हो सकती थी, वो हो जाती है तो शुरू में भी हो सकती है, ये कहीं हो सकती है, घर में कहीं पे भी हो सकती है। तो जो कॉम्प्लिकेशन है वो उसकी वजह से है, वो ब्लीड हो चुका है। उसके बाद फिर दूसरी डिमांड ये कर रहे हैं कि
हमारे मरीज को वेंटिलेटर से हटा दो, उनके लिए उसके लिए हमने इनको समझाया कि वेंटिलेटर से जीवित आदमी को नहीं हटाया जा सकता। जीवित आदमी को हटाने का मतलब है कि हम उसको हार्म टू दी पेशेंट हो जाएगा, वो तो हम उसको मृत्यु के बराबर हो जाएगा, तो ये एक मर्डर के तरीके में आ जाता है। तो दूसरा ये आप उसके लिए अपने हमने तरीके से समझाया। कोई लीगली, जैसे आप इस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भेजते हो, जैसे आपने पहले बताया था कि भाई आप किसी दूसरे बड़े हॉस्पिटल में ले जा सको, तो ऐसा कुछ उस परिवार को बोल दो आप। बिल्कुल बिल्कुल, हमने मैं बताता उनको हूँ। एक्सप्लेन किया इसमें है। बिल्कुल एक वो क्लॉज होता है कि पेशेंट्स को वो यहाँ से अगर वो कहेंगे कि जी हम तो इसको किसी दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाना चाहते हैं, वो वहाँ भी ले जा सकते हैं। इवन वो कहते हैं जी हम तो इलाज नहीं करवाना चाहते, अपने फादर को घर पे रखना चाहते हैं, वो वहाँ भी ले जा सकते हैं, वो उनका हक है। उस केस में वो डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट, रेफर ऑन रिक्वेस्ट और लामा होता है कि, तो इनमें से कोई भी प्रावधान वो ऑप्ट कर सकते हैं। वो बिल्कुल उनका हक है कि हमारा मरीज हम इसको लेके जाना चाहते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। लेकिन ये मेडिको लीगली मतलब वो नहीं है। और इस जो ना ठीक है कि हम एक इंटुबेटेड पेशेंट को जिसकी ट्यूब डली हुई है और वेंटिलेटर पे है, जब तक वो पेशेंट डेड नहीं हो जाता उसको हम उससे हटाएंगे। तो कुछ कोई तो रास्ता निकलेगा इस चीज एज अ डॉक्टर वी आर बाउंड टू डू गुड फॉर द पेशेंट एंड ट्रीट द पेशेंट, जब तक कि वो हमारी और पास इसलिए है। आपने वो सही बात कही, लेकिन इस चीज के बीच का भी तो कोई रास्ता होगा। जैसे भाई वो तो 100 आदमी यहाँ बाहर खड़े हैं, कल ना 150 आ देखो जाएंगे। बीच का रास्ता ये है इसका, हम जो मेडिको लीगली कर सकते हैं, हम कह सकते हैं उनको कि देखो आपका पेशेंट है, आप यहाँ से इसको ले जा सकते हो, किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जा सकते हो, पीजीआई में ले जा सकते हो, या किसी छोटे हॉस्पिटल में ले जा सकते हो, आपकी मर्जी। जहाँ पे आप रास्ता उसकी बात निकलवा सकते हो, खुद भी निकाल सकते हो, वो आपका हक है। लेकिन मेडिको लीगली ये है कि एक डॉक्टर ने जिसने उसको बचाने के लिए ट्यूब डाली है, वो नहीं निकाल सकता जब तक पेशेंट की सांसें चल रही है। एक अच्छे हॉस्पिटल का अगर इस तरह के कुछ आदमी बाहर खड़े होकर हंगामा करें, या पुलिस आए, जैसे पुलिस वहाँ ऑलरेडी है, या फिर कल ये बात कोर्ट में जाए, तो एक हॉस्पिटल की मर्यादा कितनी खराब होती है। उससे अच्छा आप उस परिवार से अच्छे से व्यवहार करके बात करके इस चीज़ का सलूशन निकालो। सर हमने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की है, बिल्कुल अपने घर के बंदों की तरह बिल्कुल उनको बैठाने की समझाने की कोशिश की है। मैं कहा देखो इन स्थिति में ये चीज़ हो सकती है, उसके बावजूद भी घर वाले और उनकी तरफ से कोई बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें। एक चीज़ मैंने यहाँ महसूस करी, जब मैं यहाँ 2 घंटे 3 घंटे से बैठा हुआ हूँ, तो देखने लग रहा हूँ जब वो परिवार यहाँ हंगामा कर रहा है ना, तो जो दूसरी जो आपके पास मरीज एडमिट हैं आपके हॉस्पिटल में, उनकी जो फैमिलीज वो आई हुई हैं, वो भी सिक्योर हो गए, मतलब ऐसे हो गए हैं कि वो अपने अपने मरीज के साथ खड़े रहे हैं। अब आप कहोगे बाहर जा, अब एक मेरे को बोला भाई साहब मेरे को डर लगने लग रहा है, हम 2 भाई हैं, एक बार मैं अंदर जा रहा हूँ, एक बार वो अकेला नहीं छोड़ रहे। तो आप लोगों का मतलब कितना गिरावट आओगी इस नाम में। ऑब्वियसली ये तो देखो ह्यूमन बिहेवियर है, अपने भी किसी साथी के लिए, अपने हारे प्यारे के लिए डर की भावना, वो तो ह्यूमन बिहेवियर और ऐसे वो रहता ही है। बट हम अपनी तरफ से इनको बहुत समझाने की कोशिश करें, जो भी प्रोग्नोसिस है, जो भी ट्रीटमेंट है, वो हमने पूरा एक्सप्लेन किया और हमारी तरफ से पूरा कोऑपरेशन रहा है। इवन अभी तक बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के भी हमने इनको जो फुटेज थी वो भी दे दी है, जो कागज़ हैं जो ट्रीटमेंट के वो है वो भी हम बिना किसी फॉर्मेलिटी के वो दिए जा रहे हैं इनको कि भाई आप रिव्यू ले सकते हो जहाँ पे भी। हमारी तरफ से इनका पूरा हम हर बार इनके सामने आके जो इन्होंने हमारे से एक्सप्लेनेशन की मांगी है, जो हमारे से डिस्कस किया, हमने कभी मना नहीं किया इनको, हमेशा अवेलेबल रहे हैं हर चीज़ के लिए। पुलिस बुलाने की नौबत क्यों आ गई? क्योंकि देखो शोर शराबा होता है, नेचुरली आपकी बात है, हॉस्पिटल है, इसमें दूसरे पेशेंट्स भी होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बीच में पुलिस को बुलाना लेना वो कोई गलत नहीं मेरे हिसाब से। बजाय की चीज़ें कोई बढ़े, यहाँ पे कोई अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई, कोई झगड़ा हो किसी में, बजाय कि एक प्रोटेक्शन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए आपका एक लोकल पुलिस उसके लिए इन्फॉर्म करना, उसको रखना, मेरे ख्याल से वो तो एक बार फिर कोशिश करूं फैमिली से, अगर चीज़ें सिरे चढ़ जावें हॉस्पिटल की और फैमिली की, इसमें जो मरीज़ है उसकी तो बेचारे की कोई गलती नहीं है ना। वो जिस सिचुएशन में, जिस स्थिति में आप लोगों के वेंटिलेटर पे है, कम से कम उसको तो बिल्कुल। देखिए इस मामले में भी हम मतलब बिल्कुल परिवार के साथ ही हैं। जो भी कॉम्प्लिकेशन हुआ है दवाइयों की वजह से, जो भी उसकी कंडीशन है, उसके लिए हम शोक में हैं उनके लिए।
बट ये कि हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो क्या बता हॉस्पिटल सकते एक हैं। बार भी उस फैमिली को उठा के ये नहीं कह सकता भाई होगी थोड़ी मोटी लापरवाही हो नहीं सकती, क्या हो सकती है? देखो एज ए इंसान आदमी एक रूटीन में, एक जैसे आदमी, मैं अपनी डॉक्टरी छोड़ दूं मैं और एक आम इंसान की तरह करूं कि भाई, नहीं समझा मेरी बात कि भाई ठीक है जो है ये वो, लेकिन डॉक्टरी प्रोफेशन के हिसाब से, इलाज के हिसाब से आदमी कोई किसी अपने अपने नहीं समझा मेरी बात, अपने डॉक्यूमेंटेशन को, अपने इलाज को कोई गलत कोई नहीं कह सकता। कई बार इस क्या चीज़ को होता है मेरे कि वजह समझ से में। भाई किसी भी सिचुएशन में भाई ना ध्यान रहे या दूसरे मरीजों पे कोई सीरियस मरीज आ जावे, तो किसी मरीज के साथ ऐसा हो जावे, अगर कुछ हुआ है तो इतनी ऐसे तो बात है आप लोगों के लिए तो भाई होगी थोड़ी घनी लापरवाही, ये आपसे नहीं हुई होगी, जो वहाँ वार्ड में जो उस समय आईसीयू में जो थे उनसे होगी, क्योंकि वो कुछ तो कह रहे हैं कि भाई कुछ तो उनके देखिए पास सर, हुआ। जो भी ट्रीटमेंट था आईसीयू में वो हम प्रोटोकॉल से अपने कर रहे थे, जितना भी जो ट्रीटमेंट चल रहा था, जो भी कॉम्प्लिकेशन होती हुई वो भी हम अपने प्रोटोकॉल से ही चले जा रहे थे। जो भी हम अपनी तरफ से बेस्ट ही कर रहे थे पेशेंट के लिए, ये हमने उनको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। और उनका जो डिमांड्स थी वो मैं आपको बता ही चुका हूँ जो वो कर रहे हैं। तीसरी डिमांड वो हर जाने की मांग कर रहे थे, बस इतना ही था। ये 3 डिमांड उन्होंने दी। भाई आप लोगों ने ये वीडियो देखी, दोनों पक्ष आपने सुने, आपने जो मरीज का परिवार है उनसे हमने बात करी वो सुन लिया, बाहर का हंगामा आप लोगों ने देख लिया, उसके बाद जो हॉस्पिटल से जो डॉक्टर पक्ष है वो भी आप लोगों ने सुना। हमारा काम इतना ही है भाई, सही चीज़ आप लोगों को दिखाना, आप लोगों को दिखाई, और एक बार और कोशिश करेंगे कि इन दोनों पक्षों का जो भी मामला है वो निमट जाए भाईचारे था, और जो मरीज है जिसकी स्थिति बहुत गंभीर है कम से कम उसको अब भी हॉस्पिटल में रख के आप लोग अच्छे से संभाल पाओ। जी, थैंक यू सर।